नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना देव ब्रिज क्लासेज। दोस्तों, आज मैं फिर से एमटीएस के लिए 25 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। इस क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखना भूल जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो एमटीएस ने पिछले कई बारों से पूछ रखा है, उसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? जुलाई 2019 की बात है, ठीक है। ये जुलाई 2019 की बात है कि जुलाई 2019 में इनमें से किसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ओरछा, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी जयपुर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। जयपुर को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। ये कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एन के सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एन के सिंह, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे म होना चाहिए था। युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखते हैं दोस्तों कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो देखिए कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान ये असम में नहीं है, ये असम में नहीं है। तो ये क्या हो गया कि ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा सही है, ठीक है, सही है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ दिया हुआ असम, तो ये गलत है, ठीक है। आगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी गलत है, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, तो ये भी गलत है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या होगा? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से को वेदांत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेदांत, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद और डी अरण्यक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंत ही माना जाता है उपनिषद, ठीक है। जब वेदों का अंत हुआ तो वही उपनिषद का जन्म हुआ, इसीलिए इसका वेदांत कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पांचवा नंबर प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यदि इन चारों में से पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अंडमान निकोबार, ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है, लंबी तटरेखा, लंबी तटरेखा, ठीक है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार का।
अगर भारत की सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। 7516 किलोमीटर, ठीक है, ये बनाता है 7516 किलोमीटर। सॉरी, ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है, ये टोटल तटरेखा है। ये जो है 7516 किलोमीटर टोटल तटरेखा है, जिसमें से 1962 सिर्फ अंडमान निकोबार का ही है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पहला हो गया, एक नंबर पे अंडमान निकोबार आ गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा नंबर क्या होगा, गुजरात, ठीक है। दूसरा नंबर गुजरात का होगा, ठीक है, दूसरा नंबर गुजरात का होगा। और तीसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में से कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, गुजरात भी नहीं है, तो तीसरा नंबर पे जो आएगा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वीं लोकसभा का नेता कौन मनोनीत हुए? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी सुशील कुमार शिंदे। 17वीं जो लोकसभा हुआ, जो 17वीं लोकसभा का नेता कौन बने, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। जो अभी हमारे भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वही जो है 17वीं लोकसभा का नेता मनोनीत किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 7 नंबर प्रश्न। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1999, बी 1992, सी 1980 और डी 1984। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका जो शॉर्ट नेम है नेशनल कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट नेम है एनसीपी, ठीक है। 1999 में गठन किया गया था, राजनीतिक दलों के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 8 नंबर प्रश्न। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, देखिए दोस्तों, तो ये हमारे जो पुरानी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, उसकी महत्वपूर्ण जगह थी मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी रावी, सी घग्गर और डी सिंधु। इनमें से किस नदी के किनारे जो है कि मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो क्या है, बसा हुआ था। और यही क्या हुआ कि भयानक बाढ़ आने के कारण मोहनजोदड़ो मतलब कि मोहनजोदड़ो का अंत हो गया, और इसी प्रकार सिंधु सभ्यता का अंत हो गया था, ठीक है। तो बाढ़ मेन कारण है जो सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है कि अनुसूचित नहीं है, मतलब कि हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, ठीक है। उनमें से इन 22 भाषा में से इनमें से 4 में से कौन सा भाषा नहीं आती है? पहला है राजस्थानी, दूसरा है सिंधी, तीसरा मणिपुरी और चौथा है बोडो। तो कौन सी भाषा को जो है कि अनुसूचित नहीं किया गया है, कौन सी भाषा को अनुसूचित नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान में, वो है राजस्थानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को अभी तक अनुसूचित नहीं किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न 9 से 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, ये कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए शिक्षा, बी खेल, सी नृत्य, डी संगीत। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आप हमें बताते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेल।
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है कि खेल से संबंधित है। जो खिलाड़ी खेल में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, जो खिलाड़ी क्या करते हैं कि खेल में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो व्यक्ति, जो खिलाड़ी जो हैं अच्छे खेल से मतलब अच्छे प्रकार से खेलें। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी आयरन, सी टिन और डी सेलेनियम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेनियम जो है कि ये धातु नहीं है, बाकी कॉपर, आयरन, टिन ये सभी क्या हैं, धातु हैं, और सेलेनियम धातु नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए नेपाल, बी ईरान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो हमारे भारत की सीमा जो है कि स्थल से 7 देशों के साथ लगती है। स्थल से 7 देशों के साथ हमारे भारत की सीमा लगती है। ठीक है, वो कौन कौन है, तो पाकिस्तान, देखिए ये ट्रिक है दोस्तों, मैं इसी से बताता हूँ आपको कि कैसे कौन कौन से देश हैं। पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, सी से चाइना, ने से नेपाल, भू से भूटान, एम से म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका ट्रिक है याद रखने की कि हमारे देश के साथ कौन कौन से मतलब कि देशों की सीमा जुड़ी हुई है, किस किस देशों की सीमा जो है हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों कि नेपाल है। ठीक है, नेपाल तो है ऑप्शन में, और म्यांमार भी है, और यहाँ पे बांग्लादेश एक छूट गया है, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी है। तो इन सब जो हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान जो है हमारे देश की सीमा से सटा हुआ देश नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। मतलब कौन सा विकल्प जो है कि भगवान विष्णु ने, जैसे पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने 10 अवतार लिए थे, और इसी को यहाँ बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है, एक अवतारों में से कौन सा अवतार उनका नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गरुड़, बी मत्स्य, सी कुरम, डी बराह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ अवतार। गरुड़ अवतार ये 10 अवतारों में से एक नहीं है, ये राइट आंसर गरुड़ अवतार। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 1 दिसंबर, सी 5 जून, डी 1 नवंबर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स डे के रूप में। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए, जो एक्स्ट्रा नॉलेज देना है वो भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में जो है कि पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ये क्या है? 1998 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये बताने। ठीक है, तो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना होती है जो सरकार चलाया करती थी। ठीक है, अब क्या हो गया कि 5 वर्ष की योजना चलाने के बाद जो देखती है सरकार कि क्या सक्सेस रेट रहा, सफलता मिली या नहीं मिली, उसके आधार पर फिर से 5 वर्ष आगे पंचवर्षीय योजनाएं चलाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1951 में हुई थी और 1951 से 1956 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक क्या हुई थी? चली थी। ठीक है, और यह जो है कि ये पंचवर्षीय योजना जो है कि किस पे आधारित था? तो हैराड, ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी जयप्रकाश नारायण, सी APJ अब्दुल कलाम और डी राजीव गांधी। इनमें से किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति चलाई थी। संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन जो है कि जयप्रकाश नारायण ने ही चलाया था और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें क्या है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? इनमें से किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको मरने के बाद जो है कि भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1999 में। ठीक है, 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न 16 से 17 नंबर की ओर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? पहला ऑप्शन है ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और चौथा है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों बताना है कि कौन से जो है कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक जो है यही क्या करता है कि विकास रिपोर्ट प्रकाश करता है। और विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है कि क्यों स्थापित की गई थी? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और सब लोगों की हानि हुई थी, तो उसी के लिए लोगों को मदद करने के लिए विश्व बैंक की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न है, किस अवार्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है? कि ऑप्शन नंबर ए प्रित्जर पुरस्कार, बी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और डी एबल पुरस्कार। तो इनमें से किस अवार्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रित्जर पुरस्कार को क्या किया जाता है, कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। कब? जब वास्तुकला की बात करते हैं तब। वास्तुकला की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कौन माना जाएगा? प्रित्जर पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है, ताकि हम लोग संविधान संशोधन कर सकें और नए नए नियम को बना सकें। ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 10, सी भाग 8, डी भाग 20। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 20। क्या होता है? ये कहता है, भाग 20 में लिखा हुआ है कि संविधान का संशोधन के समय पे किया जा सकता है, समय समय पे किया जा सकता है। ठीक है, और भाग 20 के अनुच्छेद 368 के आधार पर 368 अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये संविधान संशोधन कब होगा? जब ज़रूरत होगा और हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब कहेंगे तो ही होगा। ठीक है, सबके आपस में मेल के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से सबसे कम आयु में किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विलियम लॉरेंस ब्रैग, जी जेम्स वाटसन, सी मैरी क्यूरी, डी केनेथ एरो। डी केनेथ एरो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम लॉरेंस ब्रैग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होगा विलियम लॉरेंस ब्रैग। विलियम लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विलियम लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित हैं। मतलब कि माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। तो माइकल फेल्प्स जो हैं अमेरिका के तैराक हैं, अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से, क्योंकि माइकल फेल्प्स बहुत ही अच्छे तैराक हैं अमेरिका के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किस भारतीय को, मतलब कौन से वो भारतीय, कौन से भारत के लोग हैं इनमें चारों में से जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी कैलाश सत्यार्थी, सी हरगोविंद खुराना, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये प्रश्न चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो वृक्क के अध्ययन से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो वृक्क के अध्ययन से संबंधित है, मतलब कि किसके? किडनी के अध्ययन से संबंधित है, वृक्क के अध्ययन से संबंधित है, किडनी के अध्ययन से संबंधित है, कहलाती है। ये ऑप्थेल्मोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी ऑर्निथोलॉजी, डी नेफ्रोलॉजी। तो दोस्तों जब भी हम लोग किडनी पढ़ेंगे तो किडनी में नेफ्रॉन होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, उसी प्रकार किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। और इसी के कारण किडनी जो वृक्क होती है, वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संबंधित है किससे? नेफ्रोलॉजी से, क्योंकि नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा जाता है, इसलिए नेफ्रोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न 24 नंबर की ओर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की और भी ढेर सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेट होता है और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, कैसे अच्छे लगे या बुरे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? ऑप्शन ए हिंदी, बी मराठी, सी असमिया, डी बांग्ला। ठीक है। तो देखिए कि जन गण मन जो है किसने लिखा है? ठीक है, तो ये लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा के बहुत विद्वान थे, बांग्ला भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, और इसीलिए इन्होंने जो जन गण मन है उसे बांग्ला भाषा में लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला भाषा। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा है। चलते हैं आज का अपना आखिरी प्रश्न, ये रहा दोस्तों 25 नंबर, सोने का प्रतीक क्या है? सोने का प्रतीक जो है वो क्या है? सोने का प्रतीक क्या है? ठीक है, सोना का प्रतीक है, सोना का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए mg, बी hg, सी au, डी ए। देखिए यहाँ पे au 2 बार लिखा गया है, तो एक Ag लिखा था, एक au लिखा था। ठीक है, तो au और hg। ठीक है, तो सोने का जो प्रतीक होता है वो होता है au। ठीक है, क्या होता है? au। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, au। सोने का प्रतीक क्या है? au। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आप ही की तरह नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमारी और आप दोनों की ज़रूरतें हैं। ठीक है, और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे यदि आप हमें मोटिवेट करें तो। एक लाइक करते जाइए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों जो आपने अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखा। जय हिंद।